वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 तक के जो डीएलएड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको कर लिया था। अब हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वाला जो वीडियो होगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए वो सब मैं करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव टाइम में। हर सेट में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले 5 सालों के पाँचों सेटों के लगभग 75 क्वेश्चन इस बार हम करने वाले हैं। मैंने सुविधा के लिए सभी क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने में मन भी लगता है और थोड़ा याद भी आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2025 के क्वेश्चन देखेंगे। पहले 15 क्वेश्चन 2025 के होने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रेसीज लर्निंग इज एन। प्रेसी के अनुसार अधिगम एक है। क्या है अधिगम? अधिगम अनुभव है, निर्देश है, परिपक्वता है या अवलोकन है। तो जब भी हम फ्रेंड्स अधिगम करते हैं किसी चीज़ का यानी लर्निंग करते हैं, तो उससे हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, ना कि किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त होता है। कोई मैच्योरिटी, वैसे मैच्योरिटी हो सकती है लेकिन इसमें अभी नहीं होगी। इसमें ऑप्शन के अनुसार अनुभव सबसे ज़्यादा सही है, ना अवलोकन। तो इसका आंसर होगा अनुभव। चलिए 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेदी गामक अवस्था का काल पूछ रहा है। द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेट, यह भी 2025 में आया था। संवेदी गामक अवस्था का काल, तो यह वही सेंसरी मोटर स्टेट है जिसको हमने पहले वीडियो में भी देखा था। पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन भी यही था, तो इसका आंसर भी वही होगा, 0 से लेकर 2 वर्ष। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एस टी एम का विस्तृत रूप। तो देखिए, कुछ फुल फॉर्म, एक ना एक फुल फॉर्म हर सेट में पूछी ही जाती है। तो इसमें एस.टी.एम की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्टैंडर्ड टाइम मेमोरी। ये कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। सिस्टमेटिक टास्क मेमोरी, कंप्यूटर का थोड़ी पेपर दे रहे हैं, ऐसे कुछ आएगा। सोशल थिंकिंग मॉडल भी ऐसा नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, भाषा अर्जन युक्ति का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया। मतलब जो भाषा अर्जन की युक्ति थी, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, एलईडी डिवाइस, इसको बार बार पढ़ा जाता है। तो ये किसने इसका विकास किया था? B.F. स्किनर, जीन पिगेट, नोम चॉम्स्की और लेव वायरोस्की। तो सीधा और सिंपल इसका आंसर है सी, यानी कि नोम चॉम्स्की। शतरंज खेल है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिन्हें हम काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। वैसे इसमें शतरंज का खेल के बारे में पूछा है, तो क्या एक आउटडोर खेल है? इसके लिए किसी ग्राउंड वगैरह की आवश्यकता होगी। इंडोर है, हाँ बिल्कुल है। शारीरिक है, इसमें शारीरिक नहीं होता क्योंकि तो मेंटल खेल है। और सहयोग या चांस का खेल है, तो चांस का खेल तो जुआ हो जाता है। कि शतरंज जुआ है? बिल्कुल नहीं, क्या एक इंडोर खेल है। इसके बाद क्वेश्चन आता है डीएलएड 2025 का ही, स्मृति की एक परिभाषा लिखिए। तो स्मृति यानी मेमोरी की हमें एक डेफिनेशन लिखनी है। ये ज़्यादातर क्या होगा, इसमें एक वाक्य में पूछा गया होगा, लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में बनाकर आपके सामने पेश किया। तो स्मृति क्या होगी? सीखे हुए की धारणा, सूचना भूल जाना, शारीरिक वृद्धि या फिर ध्यान में कमी। तो इसमें भी ऑप्शंस देखोगे तो ध्यान में कमी स्मृति क्या होगी, शरीर की वृद्धि स्मृति से क्या होगी, और सूचना को भूल जाना होगा तो फिर वो स्मृति क्या होगी? भूलना नहीं है, याद रखना, उसको स्मृति बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखे हुए की धारणा। चलो आगे चलते हैं। सौ अवधारणा की एक विशेषता लिखिए। यह भी एक वाक्य में आया होगा। सौ अवधारणा क्या होती है? सेल्फ कंसेप्ट। क्या सेल्फ कंसेप्ट जन्मजात होता है? क्या सेल्फ कंसेप्ट को अर्जित किया जाता है? क्या सेल्फ कंसेप्ट कभी हम बदल नहीं सकते? क्या यह केवल नकारात्मक होगा? तो नकारात्मक तो होना नहीं है, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट एक अच्छी चीज़ है और ऐसा नहीं है कि अपन इसको कोई बदल नहीं सकते, अपन इसको बदल सकते हैं। और यह जन्मजात तो मिल नहीं सकता, क्योंकि इसे हमें सीखना पड़ेगा।
तो फिर यह क्या है, एक अर्जित किया गया या सीखा हुआ होता है। एनकोडिंग का उद्देश्य लिखिए, यह भी एक वाक्य में आया होगा। एनकोडिंग का उद्देश्य पूछ रहा है। डेटा को भूलना एनकोडिंग है, सूचना का प्रसंस्करण, शारीरिक व्यायाम या फिर ध्वनि को सुनना ही एनकोडिंग है। टू फॉरगेट डेटा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, हेयरिंग साउंड। तो इसका सही आंसर है सूचना का प्रसंस्करण, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसका जो है सही आंसर होगा, यानी कि एनकोडिंग क्या है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेस करना, यानी सूचना का प्रसंस्करण करना एनकोडिंग। इसको याद रखना, एक वाक्य में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, उच्चारण दोष के 2 प्रकार लिखिए। यानी कि उच्चारण यानी बोलने में समय जो दिक्कत आती है उसके कोई 2 प्रकार लिखने हैं। तो इसको आप आसानी से बना सकते हो। सोना और खाना उच्चारण में क्यों आएगा? चित्रकारी और पेंटिंग में बोलने का कोई काम नहीं है, चलने और दौड़ने में बोलने का कोई काम नहीं है। आंसर आएगा हकलाना और तुतलाना। उच्चारण दोष के प्रकार हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसमें कुछ जो दिक्कतें आती हैं, उसमें एक तो हकलाने की दिक्कत हो सकती है और एक तुतलाने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भी कई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये अभी के लिए हकलाना और तुतलाना आप याद रखेंगे। अब 2025 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी स्टेजेस बताई? तो ये सिंपल सी बात है, ये अपन ने शायद कल भी किया था, बिल्कुल किया था। 6 अवस्थाएं थी और 3 जो थे उसके स्तर थे। 3 स्तर थे और उनके अंदर 6 अवस्थाएं थी। कल की क्लास में मैंने उनको डिटेल में भी बताया था। आप कल की क्लास नहीं देखी है तो उसे देख सकते हैं। अधिगम का मुख्य नियम क्या होगा? यानी जो लर्निंग होती है उसका जो मेन नियम है वह क्या है? तो क्या अभ्यास का नियम है, या मनोवृत्ति का नियम है, सचार परिवर्तन का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है? तो अधिगम कैसे आएगा? जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की, तभी तो हम कोई चीज़ सीखेंगे। अब मनोवृत्ति या एटीट्यूड का नियम तो ये होगा नहीं। सचार परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंजेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये नहीं आएगा। इसमें आएगा अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन 2025 का, बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाला कारक, बौद्धिक क्षमता, ज्ञानेंद्रियां, अनुभव या फिर उपरोक्त सभी। तो बचपन में जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो हमारी जैसी बौद्धिक क्षमता होगी उसके हिसाब से हम कंसेप्ट बना पाएंगे, तो ये तो होगा ही। ज्ञानेंद्रियां यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर वो पूरी तरीके से सही है तो हम अच्छे से कंसेप्ट बना पाएंगे। यदि कुछ ऑर्गन में दिक्कत है, ज्ञानेंद्रियों में दिक्कत है, तो भी हमें दिक्कत आ सकती है। और एक्सपीरियंस तो सबसे ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो बचपन में जो अवधारणाओं का विकास होता है वो तीनों चीज़ों को लेकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अवधान विक्षेप का कारण क्या है? अवधान विक्षेप, कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन अटेंशन, यानी कि जो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते, उसका कारण क्या हो सकता है? आनंद। अब देखिए, वैसे आनंद पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा गया है, तो इसमें आनंद तो नहीं आएगा। इसके बाद प्रेरणा का अभाव, ये नेगेटिव चीज़ है तो ये आ सकती है। सकारात्मक पर्यावरण खुद एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ से अवधान विक्षेपण थोड़ी होगा, लेकिन हमारा ध्यान थोड़ी भटकेगा। अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो डाल सकता है अवधान विक्षेप पर। अच्छा स्वास्थ्य तो एक सकारात्मक चीज़ होती है, कैसे प्रभाव डालेगी? यदि यहाँ ये लिखा होता बुरा स्वास्थ्य या बैड हेल्थ, तो फिर इस पर आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, लेक ऑफ मोटिवेशन आंसर होगा। यानी कि यदि आप में मोटिवेशन की कमी है, अब जैसे अब मेरी वीडियो की थोड़ी वॉइस क्वालिटी गड़बड़ होगी, तो आपको लगेगा कि यहाँ से नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ही बता रहा हूँ। क्योंकि और सब चैनल पर आप जाएंगे तो ऐसे कोई सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे क्वेश्चंस नहीं कराएगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए। यदि आप मोटिवेट रहकर पढ़ते हैं तो आपको नंबरों में आप खुद अलग से वो दिखा, क्योंकि 15 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव आने इस पेपर में, और यदि 15 में से आप 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाता है। फिर आपको और थ्योरी में जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं उनसे ज़्यादा नंबर की वैसे भी ज़रूरत नहीं रहती। तो उस हिसाब से
देखते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निर्माता कौन है? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका जो आंसर है बंडूरा है। इन्होंने ही जो है सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। आप सीटेट एमपीटेट की तैयारी करते हो उसमें भी यह क्वेश्चन आता है। आत्मनियंत्रण की मनोवैज्ञानिक विधि पूछ रहा है, यानी कि आत्मनियंत्रण की मनोवैज्ञानिक विधि यानी कि सेल्फ कंट्रोल जैसी चीज़ होती है ना, उसको की जो मेंटल विधि होती है वो क्या हो सकती है? साइकोलॉजिकल मेथड पूछ रहा है। व्यवहार का प्रक्षेपण, उद्दीपक नियंत्रण, आत्म पुनर्वलन यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, स्टिमुल कंट्रोल, सेल्फ रेनफोर्समेंट। तो इसमें तीनों के तीनों आ जाएंगे, यानी कि आत्म नियंत्रण में व्यवहार का प्रक्षेपण, उद्दीपक नियंत्रण और आत्म पुनर्वलन तीनों होते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब यहाँ से जो है हम 2024 के एमसीक्यू जो 15 क्वेश्चन आए हैं, जो जिनमें एक शब्द के उत्तर हों या ऑब्जेक्टिव में हो, सत्ता सत्य के रूप में आए हों या फिर खाली स्थान के रूप में आए, वो सबको मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया है। तो अब 2024 के देखते हैं। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। बच्चों पर लिखी गई पुस्तक है। पियाजे ने लिखी, बाल्टजो ने लिखी, चॉम्स्की ने लिखी या फिर ब्रूनर ने लिखी? आंसर इसका सही है पियाजे। पियाजे को बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। जीन पियाजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड। इसको आप वैसे भी याद रखिए क्योंकि जीन पियाजे से एक नई क्वेश्चन तो आना ही है। तो उसमें यदि आप लिखेंगे कि जीन पियाजे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, जैसे कोई थ्योरी का क्वेश्चन होगा, तब भी आपके जो आंसर होगा उसको थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उससे, यानी कि आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं भी आता है तब भी आप इसको याद रखिए, जीन पियाजे द्वारा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड पुस्तक को लिखा गया है। 2024 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में पहचान का संकट उत्पन्न होता है? यानी कि जो विकास की स्टेजेस होती हैं उनमें कौन सी अवस्था है जिसमें पहचान का संकट, यानी कि स्वयं को ही जो बच्चा होता है वह अपने आप को अलग से देखने की प्रयास करता है या अलग से पहचान का प्रयास करता है, वो कौन सी है? जाहिर सी बात है किशोर अवस्था में करता है, क्योंकि शैशव अवस्था में तो बच्चे में इतना बोझ नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। बाल्यावस्था में भी इतना बोझ नहीं है। प्रौढ़ अवस्था तो इससे भी आगे पहुँच गई। इस प्रौढ़ मतलब जब एडल्टहुड में आती हैं तब तक तो अपन अपनी पहचान के हिसाब से सब चीज़ें बना ही लेते हैं। तो किशोर अवस्था में ये होता है। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑकर? तो वो किशोर अवस्था में आता है। संवेगात्मक विकास का मूल स्रोत क्या है? मैच्योरिटी, लर्निंग, मूल प्रवृत्तियाँ या वातावरण? तो संवेगात्मक विकास का मूल स्रोत है वह है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। 2024 का अगला क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? यानी जो हमारी लर्निंग है उसको जो अंदर से प्रभावित करता है वो क्या हो सकता है? स्कूल का भवन आपको अंदर से प्रभावित नहीं करता या बाहरी कारक हो सकता है। इसके बाद शिक्षण की विधियाँ भी आपको अंदर से प्रभावित कर तो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोटिवेशन है उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे अंदर से। और पारिवारिक वातावरण भी आपका एक बाहरी कारक होगा। तो जो आंतरिक कारक होगा वह मोटिवेशन या अभिप्रेरणा ही होगा, जो आपको अंदर से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यानी कि पहले प्रैक्टिस करो और उसमें गलती भी होती है, तो ये वाला सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया गया है। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं सीधा। थॉर्नडाइक पर भी यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। तो इससे भी आपके जो नंबर पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और में से यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा 1 नंबर दे के जाना ही है इसको। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो माइक्रो टीचिंग है वो किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये माइक्रो टीचिंग से विषय वस्तु पर अधिकार होता है क्या?
कौशलों का विकास होता है। इवैल्यूएशन सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित नहीं है और अनुशासन का भी सूक्ष्म शिक्षण से लेना देना नहीं है। इसका आंसर होगा स्किल डेवलपमेंट। 2024 का अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CCE देखा मैंने 2025 में भी फुल फॉर्म पूछी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, इसमें भी CCE की फुल फॉर्म पूछ रहा है और ये एक वाक्य में ही पूछा होगा इसने। तो आपको बताना पड़ेगा कंटिन्यूअस एंड क्रिएटिव एवोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट एजुकेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर कॉन्सेप्ट एंड क्लियर एग्जामिनेशन। तो इसमें जो होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है CCE, ये वाला इवैल्यूएशन। इसमें जो लास्ट का ये इसको याद रखना, ये इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का अगला क्वेश्चन था, ZPD की अवधारणा किसने दी थी, यानी कि जो अपना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसको भी याद रखना आपको कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD होता है और इसकी जो कंसेप्ट दिया था वह अपनी बायोसी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है? दौड़ने में देखो, दौड़ने में तो अपना ये ज़्यादा मसल्स का यूज होता है, तो ये तो सूक्ष्म नहीं हो सकता। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में उस चीज़ को बताना जिसमें कम मसल्स का यूज हो, जैसे कूदने में भी बहुत मसल्स का यूज होगा, चढ़ने में भी होगा, लेकिन लिखना एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी सिर्फ उंगलियों की थोड़ी मसल्स का ही काम होता है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल इनको ऐसे याद रखना जिनमें कम मसल्स यानी मांसपेशियों का उपयोग होता है, शारीरिक क्रियाएं करते हुए कम मांसपेशियों का उपयोग। इसमें लिखना हो सकता है, देखना, किसी को देखना भी इसमें आ सकता है, उसमें भी कम मसल्स का उपयोग होगा, लेकिन दौड़ना, कूदना, चढ़ना इनमें ज़्यादा मसल्स का उपयोग होता है। 2024 का एक और क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि IQ के सूत्र में सुधार किसके द्वारा किया गया? तो इसको तो सीधा सीधा टर्मन लगाना आप, IQ के सूत्र में सुधार टर्मन ने किया था। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, शायद मैंने पिछले वीडियो में बार बार मैं टर्मन बता रहा था कि IQ का जो सूत्र है वह टर्मन ने दिया था, लेकिन इसको IQ के सूत्र को दिया है स्टर्न ने। मैंने गलती से टर्मन बोल दिया होगा, स्टर्न द्वारा IQ का सूत्र दिया गया था और इसमें जो सुधार था वह किया अपने टर्मन भाई साहब ने। इसको याद रखना आप लोग। IQ का सूत्र तो आपको याद ही होगा, मेंटल एज अपॉन में कैलकुलेटिव एज गुणा 100। ठीक है। 2024 का अगला क्वेश्चन और हमारी सीरीज का 66वां क्वेश्चन, सामाजिकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? यानी कि जो अपन सोशलाइजेशन करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? या सॉरी, उद्देश्य बोल दिया मैंने, प्राथमिक कारक क्या है? ये क्वेश्चन भी मैंने कल आपको करवा दिया था, तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। फैमिली ही पहला सामाजिकरण का कारक होगी, और पर्सनल लेवल में पूछेगा तो माँ होगी, वैसे परिवार होगा। सृजनात्मक बच्चे सामान्यता होते हैं, यानी जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वे परंपरावादी होते हैं? यानी कि परंपरावादी तो किसी हालत में नहीं, क्योंकि परंपरावादी यहाँ पर अगर जब आप ये DLED में जो पढ़ते हो उसमें जब भी देखोगे तो परंपरावादी को हमेशा एक नेगेटिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो रूढ़िगत होता है, परंपरावादी होता है उसको। इसके बाद क्रिएटिव चिल्ड्रन शर्मीले तो हो ही नहीं सकते, यदि वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने में शर्माएंगे तो उनमें क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? और अभिसारी चिंतक भी नहीं होते, वो होते हैं अपसारी चिंतक। इसकी मैंने वैसे भी आपको ट्रिक बताई, अप में क्या है, ऊपर की ओर बढ़ना, और जो लोग क्रिएटिव होंगे या क्रिटिकल थिंकिंग रखेंगे तो क्या होते हैं, हमेशा ऊपर की ओर ही जाते हैं। तो इससे आप इसको रिलेट करके और याद कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन है पशुओं के व्यवहार का, शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार, दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र। इसको भी आप यदि ऑप्शन से मैनिपुलेट करोगे तो यह सारा आसानी से हो जाएगा, सारा का सारा। जैसे इसमें पूछा शिक्षा का जो मनोविज्ञान है क्या वह पशुओं पर व्यवहार होगा? गलत। दर्शन शास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा समाज शास्त्र से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात है कि शैक्षिक स्थितियों में मानव का व्यवहार जो है, ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस, वही शिक्षा में मनोविज्ञान होता है।
आगे बढ़ते हैं। दृश्य अधिगम में मुख्य रूप से किन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है? यानी हम जब देखकर कोई चीज़ सीखते हैं, देखकर जो लर्निंग करते हैं, उसमें किन चीज़ का उपयोग करें? अब ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। जैसे कान का देखने से क्या संबंध है? जीभ का तो स्वाद लेने से होता है और स्किन का महसूस करने से होता है। तो दृश्य अधिगम क्या है? सीधी बात है, आँखें आएंगी। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य पूछ रहा है, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह क्या है? यह भी एक वाक्य में आया होगा। विशिष्ट वर्गों के लिए शिक्षा। अब ये देखो नेगेटिव पॉइंट बन गया। विशिष्ट वर्ग यानी कि सिर्फ समाज के कुछ ही वर्गों को शिक्षा दी जाए, ऐसा कहेगा क्या? किसी हालत में नहीं कह सकता। फिर देखो केवल विकलांग बच्चों के लिए। अब आप सोचो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या लगा है? केवल। और केवल लगा है मतलब नेगेटिव हो गया। लेकिन हमें सिर्फ हमारे देश के विकलांग बच्चों को ही थोड़ी पढ़ाना है, जो स्वस्थ हैं, सही हैं, उनको भी तो पढ़ाना है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, ये भी कैसे हो सकता है? अगर आप सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे ही पढ़ाएंगे तो जो नॉर्मल या औसत बच्चे होंगे या जो थोड़े कमज़ोर होंगे उनका क्या होगा? उन्हें क्या फिर सिर्फ मजदूरी में ही ढकेलना है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर है? क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी बच्चों की शिक्षा क्या होगी? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें समावेश होता है। इसमें आप देख सकते हैं समावेशी शिक्षा, यानी सबको समाने वाली शिक्षा। तो जो सबको समाएगी वह सभी बच्चों के लिए रहेगी, क्षमताओं की परवाह नहीं करेगी। कोई कितना ही अच्छा हो या कोई कितना ही कमज़ोर हो, कोई विकलांग हो या कोई स्वस्थ हो, सबको एक साथ रखना है, वही शिक्षा समावेशी शिक्षा होगी। अब देखिए 2023 के क्वेश्चन शुरू हुए हैं यहाँ से। MPDLED पेपर कोड 901 के। ठीक है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कंसेप्ट इन्वॉल्व्स। निरीक्षण शामिल होता है, विश्लेषण, तुलना या फिर सब। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको समझना होगा। यदि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइम में उपयुक्त सभी का ऑप्शन है तो 60 से 70% चांस है कि उसका आंसर वही होना है। तो इसको आप ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जब आप पेपर दो। कि यदि ऑब्जेक्टिव में उपयुक्त सभी दिया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वह सही होगा। ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? अब ये भी मैं कई बार करवा चुका हूँ। संज्ञानात्मक विकास की पियाजे द्वारा बताई गई अवस्थाएं 4 ही होती हैं। 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक। और ऐसी मैंने पहले वीडियो में आपको चारों को चारों बता दी थी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन इमिटेशन। अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, अभी हमने पहले देखा था, वही का वही क्वेश्चन आ गया बंडूरा का। तो बंडूरा का अनुकरण सिद्धांत भी याद रखना। कैरोल गिलिगन का जन्म हुआ था। अब ये थोड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। यदि आपने कैरोल गिलिगन को पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो वैसे आप सीधा देखिए। न्यूयॉर्क में कैरोल गिलिगन का जन्म हुआ था। अब इसमें यदि मैं कहूँ कि ऑप्शन से चीज़ों को हटाना है, तब कैसे हटाते हैं अपन? जैसे अपन को अभी तो मैंने डायरेक्ट बता दिया न्यूयॉर्क। तो देखो जापान, देखो कैरोल गिलिगन जो नाम है यह एक क्रिश्चियन नाम है, ईसाई जैसा नाम है। तो जापान का होना इसमें थोड़ा लॉजिक नहीं बना रहा है। अफ्रीका में जो हो तो सकते हैं, लेकिन अफ्रीका में क्या है, पहले से ही पिछड़े ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर किसी ऐसे सिद्धांतवादी व्यवहारवादी का होना बहुत कम चांस बनाता है। तो ऐसे आप अफ्रीका भी हटा सकते थे। फिर आप जर्मनी या न्यूयॉर्क में से चुनते, 50-50 हो जाता है। ऐसे करके भी यदि आप ऑप्शन को हटा के भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे तो आपसे होने की बहुत संभावना होती है सही। अधिगम का मुख्य नियम पूछ रहा है, द मेन रूल ऑफ लर्निंग। तो क्या है? सचार परिवर्तन, बहुअनुक्रिया, तत्परता या मनोवृत्ति। तो इसका आंसर जो दिया गया है वो है तत्परता का नियम। यानी अधिगम का जो मुख्य नियम है वह है तत्परता। अधिगम का जो मेन नियम है वह है तत्परता। द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? अब एक और पुस्तक आ गई है। एक हमने वो वाली पढ़ी थी ऊपर ही, और इसमें एक और पुस्तक पूछी गई, जेरोम एस ब्रूनर की पुस्तक को पूछा गया है। यानी कि ब्रूनर ने यह पुस्तक लिखी है।
अब इसको भी याद रख सकते हैं यदि आपको याद रहे तो, कि द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन पुस्तक ब्रूनर की है। ब्रूनर पे यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इसको अटैच भी कर सकते हैं कि ये पुस्तक इन्होंने लिखी। तो इससे वही है कि आपके जो नंबर बढ़ने के चांस, मिलने के चांस होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब आता है प्याजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। यानी जो अडॉप्टेशन की प्रक्रिया है उसे प्याजे द्वारा कितने भागों में बांटा गया है। तो इससे दो ही भागों में बांटा गया, एक तो असिमुलेशन और एक अकोमोडेशन, जो कि ये दिया हुआ है। तो कौन सी हैं दोनों भाग, ये वाले भाग हैं, इनको आप देख सकते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है असिमुलेशन और अकोमोडेशन से। अब पूछा अच्छा शिक्षक। अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और खालिस्तान थिएटर है। गुड टीचिंग इज 1/4 प्रिपरेशन एंड खालिस्तान थिएटर। आधा, 3/4, पूरा, 2/3। तो इसका आंसर है 3/4। अब एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना कि एक अच्छा शिक्षण है वह 1/4 तैयारी और 3/4 थिएटर होता है। तो उसमें इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, हो सकता है वो आपको दे दें कि 3/4 थिएटर और कितना जो है तैयारी पर वो दिया जाता है। तो 1/4 दिया जाता है तैयारी पर और 3/4 दिया जाता है थिएटर को। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि सिर्फ इन दो ही भागों में बांटा गया है और अलग से कोई भाग इसके है नहीं। यानी कि 1/4 तैयारी को देना है अच्छे शिक्षण में और 3/4 थिएटर को देना है। तो इसको याद रखना। नैतिक विकास को खालिस्तान विकास भी कहते हैं। शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक। अब ये ऑप्शन से हटने वाला है, यदि कोई समझ भी ना पाए तो। नैतिक विकास क्या होता है? तो नैतिक विकास अपनी चरित्र में जो अच्छाइयाँ लाना, वही तो नैतिक विकास है, वही तो एथिक्स है। यानी कि चीज़ों को समाज के हिसाब से अच्छा करना और जो समाज के हिसाब से गलत चीज़ें हैं उनको ना मानना, वही तो नैतिक विकास होगा। तो इसमें शारीरिक क्रिया कोई काम होगा क्या? मानसिक कुछ नहीं, सामाजिक कुछ नहीं, सीधी बात कैरेक्टर पर जो बात करेंगे वही नैतिक विकास होगा। 2023 का 80वां क्वेश्चन है, मतलब 80वां हमारी सीरीज का, और 2023 का क्वेश्चन है ये भी। लेखन से संबंधित अधिगम घटनाएं है, यानी कि जो लेखन है उससे संबंधित जो अधिगम है उसमें खालिस्तान की घटनाएं आती है। अब ये मैंने आपको पहले वाले में बताया था, डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय विकार होता है, यानी गणित की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, प्लस माइनस या फिर अंकों संबंधित वो नहीं कर पाता बच्चा, तो डिसकैलकुलिया होता है। और अफेजिया में बोलने से संबंधित बीमारियां आती हैं, यानी कि बोलते बोलते अटक जाना। डिस्ग्राफिया जो है इसका आंसर होगा, यानी कि लेखन संबंधित। तो डिसलेक्सिया में क्या है, यह पढ़ने से संबंधित बीमारी होती है, इसमें पढ़ने से संबंधित विकार इसमें आते हैं। तो ये चारों जो है इम्पोर्टेंट हैं, इन चारों को ही याद रखना है आपको। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसमें देखो कैलकू है, यानी कैलकुलेटर जैसे साउंड आ रहा है, तो कैलकुलेटर यानी गणितीय चीज़ें करना, तो इसमें क्या गणितीय विकार है। इसके अलावा अफेजिया या इसको वर्ड डिस्फेजिया भी बोलते हैं, तो इसमें फंस गया, जैसा फंस आ रहा है ना, फंस से फंस करने ना, फंस जाना यानी बोलते समय फंस जाना, तो बोलने से संबंधित है। और ग्राफ आपने देखे होंगे, इस पर अपन कुछ चित्र वगैरह बनाते थे, ग्राफों पर जो गणितीय कैलकुलेशन करते थे लिख कर, तो इसमें ग्राफिए में क्या है, ये है अपना लिखने से संबंधित। और डिसलेक्सिया रहेगा तो पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। What do you understand by symbol and signal? प्रतीक और संकेत से आप क्या समझते हैं? तो इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे प्रतीक और सिंबल संचार के साधन है, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व है, या ये और भी दोनों है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो उसमें हमेशा दोनों को चुना जाता है, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन 60-70% चांस दोनों को चुनाने की होते हैं। और आप अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं परीक्षा में बैठते हुए। आपको लग रहा है कि ये तो क्लियर ही नहीं हो सकता, तो फिर आप ये और भी दोनों नहीं लगाएं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा, समझ नहीं आ रहा, एक ऑप्शन एक आ रहा है, तो दोनों जरूर लगाएंगे आप, समझ रहे हैं। तो संचार की साधन और संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व दोनों से संबंधित होते हैं प्रतीक और संकेत। 2023 का एक और क्वेश्चन आया, संज्ञान क्या है? व्हाट इज कॉग्निशन? जानने की प्रक्रिया, शारीरिक व्यायाम, सोना या केवल स्मृति? सबसे पहले तो संज्ञान एक पॉजिटिव चीज़ है, यानी अच्छी चीज़ है, नेगेटिव का इसमें कोई रोल नहीं होगा। सोना भी एक तरीके से
है ना। नेगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। ये तो एक रेगुलर की क्रिया है। शारीरिक व्यायाम वैसे तो पॉजिटिव है लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं। संज्ञान का मतलब कोई चीज़ जानना, प्रोसेस ऑफ नोइंग। शारीरिक व्यायाम थोड़ी संज्ञान हो, ठीक है। बहु सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? द थ्योरी ऑफ बहु ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन वॉज नेम्ड बाय मैक्स मूलर, डार्विन, जेफरसन या चोम्स्की। सीधा याद रखना, मैक्स मूलर। बहु सिद्धांत मैक्स मूलर का है, बहु सिद्धांत मैक्स मूलर का, इसको याद रखना। स्वाभिमान का क्या अर्थ होगा? ये तो अच्छा खासा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी? दूसरों का सम्मान करना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो दूसरों की रिस्पेक्ट होगी। स्वयं का मूल्य और गौरव, जी हाँ बिल्कुल। अहंकार, अहंकार का सेल्फ रिस्पेक्ट से क्या लेना देना? निर्भरता, किसी पर निर्भर होना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो और क्या बचेगा? स्वयं का मूल्य और गौरव को पहचानना ही क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है। 2023 का अगला क्वेश्चन, हमारी सीरीज का 85वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व। What is an individual variation? व्यक्तित्व भिन्नता किसे कहते हैं? दो लोगों में समानता होना क्या भिन्नता कहलाएगी? व्यक्तियों के गुणों की भिन्नता, समूह व्यवहार, केवल शारीरिक वृद्धि। तो इसमें खुद ही देखा, व्यक्ति में जो भिन्नता आएगी, तो दो लोगों में समानता तो इसका आंसर होगा नहीं, वो तो सेम चीज़ हो जाएगी। समूह का व्यवहार भी अगर देखोगे तो वो भी एक तरीके से एकजुटता का काम कर रहा है। केवल शारीरिक वृद्धि नेगेटिव है, केवल लगा है। बचा क्या? व्यक्तियों के गुणों में भिन्नता है क्या? व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तित्व भिन्नता होगी। अब कुछ क्वेश्चन 2022 के आ गए, देखते हैं। अधिगम का नियम क्या कहता है? तत्परता, अभ्यास या प्रभाव का नियम। और इसमें फिर वही मैंने बताया आपको, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है तो ज़्यादातर उपयुक्त सभी आ जाता है। बस आपको ये देखना है कोई ऐसा तो नहीं है कि जो हो ही नहीं सकता और वो इसमें दिया है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं। जैसे अधिगम यानी लर्निंग, सीखने के लिए आपको तत्परता है तो दिखानी पड़ेगी, यानी हमेशा तैयार तो रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तो हमने पहले ही देखा था अधिगम का पहला नियम क्या है? अभ्यास का नियम। इसके बाद प्रभाव का नियम यानी कि इफेक्ट, ये भी आ जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें आ जाएंगे। अगला है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। निरीक्षण, प्रतिमा, भाषा, व्यक्ति। प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। इसका जो आंसर होगा वो आएगा निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताओ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं शायद कितनी बार रिपीट हो सकता है? एक क्वेश्चन मैं तो ये सोच रहा हूँ, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो सकता है? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। 4 अवस्थाएं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले वीडियो को देखना, पहला मतलब इस बार इसका पहला पार्ट देखना, उसके पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता कौन थे? यानी जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी वह किसने दी थी? तो इसका भी सीधा आंसर सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दी गई थी। बालकों के खेल को प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है। अब बालक जो खेल खेलते हैं उसको क्या शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। यदि कोई बच्चा बीमार ही रहता है या उसका शरीर थोड़ा बीमार है या कमज़ोर है तो उसके खेल पर तो प्रभाव पड़ना ही है। बुद्धि का भी इसमें प्रभाव होता है, खेलों में बुद्धि का भी प्रभाव होता है, याद रखना इस बात को। इसके अलावा वातावरण तो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाएगा। अब आसपास का वातावरण ऐसा है कि नहीं पढ़ने से ही सब कुछ होता है, खेल में कुछ नहीं होता, खेल को समाज ही नेगेटिव ले रहा है तो फिर बच्चे खेल कैसे पाएंगे? उन्हें तो बार बार टोका जाएगा। तो वातावरण का प्रभाव बहुत है, तो बुद्धि भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और शारीरिक स्वास्थ्य का होना तो जरूरी है। इसका आंसर फिर उपरोक्त सभी। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि एक क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले जरूर आता है और उसमें फिर ज़्यादातर वही आंसर होता है। स्मृति का एक घटक, ये शायद एक वाक्य में पूछा गया होगा कि स्मृति का घटक, या फिर खालिस्तान में ही पूछा गया होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा धारण, यानी कि रिटेंशन। अब देखो स्मृति तो तुम ऐसे हटा दोगे तो उसका उल्टा ही है। संवेग या इमोशन स्मृति का घटक नहीं हो सकता। भूख का स्मृति से क्या लेना देना? तो रिटेंशन या धारण करना ही क्या है? स्मृति का एक घटक है। खालिस्तान के अनुसार प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करता है। खालिस्तान अकॉर्डिंग टू
कंसेप्ट आर आइडियाज विच रेफर टू ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, क्वालिटी etc। किसने कहा प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करता है? तो ये बात कह रहे हैं ब्रोन। इसको सीधा याद रखना, प्रत्यय वह विचार है जो वस्तु, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करता है, बोर्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन 2022 का मानव मस्तिष्क का एक भाग पूछ रहा है। प्रमस्तिष्क, हृदय, यकृत, वक्र। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन से देखोगे तो। वृक्क, किडनी तो एक अलग ही भाग है, लीवर एक अलग ही भाग है, और हार्ट एक अलग ही भाग है। फिर मस्तिष्क के अंदर का एक भाग होता है, यानी कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब मस्तिष्क के भाग होते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। संप्रेषण खालिस्तान प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज खालिस्तान प्रोसेस। दो मार्गी, एक मार्गी, जैविक या स्थिर। तो जो कम्युनिकेशन होती है उसमें दो मार्ग होना जरूरी है, यानी कि एक रिसीवर, एक जो इस तरफ से बोले और एक दूसरा जो उस तरफ से बोले, तभी तो कम्युनिकेशन होगी। जब एक इस तरफ से कुछ आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है, तो यह कैसी प्रक्रिया है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन दो मार्ग की प्रक्रिया है। बहुमार्गी प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन इसमें वैसे भी ऑप्शन नहीं है। एक मार्ग भी तो आप हटा ही सकते हो, होना ही नहीं चाहिए। सर मैं अकेला ही बात थोड़ी करता हूँ, मुझसे कोई सामने वाला सुनने वाला भी तो हो। जैविक नहीं होगी, स्थिर हो नहीं सकती, तो क्या है? दो मार्ग की प्रक्रिया, सिंपल है। 2022 का अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान शारीरिक खेल है। अब मतलब जिसमें शरीर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब ये क्या है? ताश तो होना नहीं है, लूडो में तो सिर्फ उंगली चलानी है, शतरंज में भी दिमाग चलाना है, तो शारीरिक खेल तो क्या? कबड्डी 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 कबड्डी। अधिगम की एक मुख्य विशेषता पूछ रहा है, यानी लर्निंग की एक विशेषता। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, केवल औपचारिक है। अब फिर वही मेरा तरीका आजमाना, केवल वाला हटा देना। निष्क्रिय तो वैसे ही नेगेटिव कह रहा है, तो नहीं होगा, क्योंकि अधिगम तो पॉजिटिव होनी चाहिए। यह वयस्क होने पर रुक जाता है, ये भी बात गलत है। सीखना हमारा जीवन भर चलता है, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं नई चीज। इसलिए इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। चिंतन से आप क्या समझते हैं? चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है, शारीरिक दौड़ है, गहरी नींद है, केवल सपना देखना। केवल वाला हटा दो, गहरी नींद, इसका चिंतन से कोई रिलेशन नहीं है। फिर शारीरिक दौड़, ये तो फिजिकल चीज़ हो गई, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बचा? संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब पूछ रहा है संज्ञान क्या है, इसमें भी देखो, संज्ञान का अर्थ कोई चीज़ को, ज्ञान को ग्रहण करना। तो उसका चलने से क्या काम है, पचने से क्या काम है, पाचन से क्या काम है, शारीरिक विकास से क्या काम है। इन चीज़ों से, इन तीनों चीज़ों को आप देखोगे तो वैसे इनसे कोई काम नहीं। क्या बच रहा है? सूचना संसाधित करने की मानसिक क्षमता ही क्या है? संज्ञान है। 2022 का अगला क्वेश्चन देखो, संप्रेषण की क्या आवश्यकता होती है, यानी कि व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। अभी उसने पूछा था कम्युनिकेशन कितने मार्गों वाली होती है, वो दो मार्ग वाली होती है। बहुमार्गी भी हो सकती है यदि आप लॉजिकली सोचो तो, क्योंकि तीन लोग भी बात कर सकते हैं, लेकिन दो मार्गी है, इसको याद रखना। इसके बाद संप्रेषण की क्या आवश्यकता है पूछ रहा है। विचारों का आदान प्रदान, सांस लेने के लिए। अब ये भी बहुत सिंपल है, सांस लेने का संप्रेषण से क्या लेने देने, सोने का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से क्या लेने देने, तो इनमें से कोई नहीं भी क्या होगा, तो क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान। और हाँ, यहाँ पर ये जो जैसे इनमें से कोई नहीं आया, यदि ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, तो वो ज़्यादातर होता ही नहीं है, कोई ना कोई तो मतलब उसका ऑप्शन आंसर होता ही है। यदि इनमें से कोई नहीं है उसको भी आप ज़्यादातर हटा सकते हैं, जैसे आप कोई सभी को लगा सकते हो, वैसे इनमें से कोई नहीं को हटा सकते हो, तो इसको आप देख कर चलना। खेल की परिभाषा पूछ रहा है, तो खेल क्या है? बोरियत है, नेगेटिव है। केवल कमाई के लिए, नेगेटिव हो जाता है, केवल लगा है। मजबूरन किया गया काम, ये भी नेगेटिव हो गया। अब बचा ही क्या? स्वप्रेरित गतिविधि। अब 2021 के क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। 2021 के अलावा 2020 के भी हैं, यानी कि आप ये समझ लो कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के कितने अंग हैं? इसका आंसर भी है 4। याद रखना सीधा सीधा। वुडवर्थ के अनुसार जो अधिगम प्रक्रिया स्मृति संग्रहण, उसके अंक कितने हैं? तो 4 हैं।
अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? यानी जो कंसेप्ट का निर्माण होता है उसमें बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? वे अवलोकन करते हैं, तुलना करते हैं, तर्क और चिंतन करते हैं, ये सब करते हैं। देखो, ऑब्जर्वेशन एक अच्छी चीज़ है, कंपैरिजन भी एक अच्छी चीज़ है एक हद तक, और तर्क और चिंतन तो अच्छी चीज़ होती है, और उपरोक्त सभी दिया है तो सबका सभी आना है, बता भी दिया है मैंने पहले। अवधान की वाह दशा है। एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ अटेंशन इज आवश्यकता, रुचि, पुनरावृत्ति, लक्ष्य। आंसर है पुनरावृत्ति। यानी अवधान की वाह दशा होती है पुनरावृत्ति, यानी कोई चीज़ बार बार आना क्या है उसमें रुकावट ला सकता है। इसके अलावा देखो, नीड, रुचि और लक्ष्य अच्छी चीज़ है। स्टोरी इज अ लिटिल क्रिएशन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। कहानी एक छोटी रचना है, या किसने कहा? तो इसमें यदि कुछ हटा सकती है तो आप मुंशी प्रेमचंद को हटा सकती है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। और इसका जो आंसर है वो है H.G. वेल्स। याद आपको रखना है, कैसे रखोगे और वो जानो। कोलबर के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? आ गया। अवस्थाएं कितनी है? 6। और स्तर कितने हैं? 3। कितनी बार बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कितनी बार इसको पूछेगा। 3 अवस्थाएं और 6 अवस्थाएं और 3 स्तर, याद रखना इसको। अनुभवों के द्वारा खालिस्तान अधिगम कहलाता है। अनुभव के द्वारा जो अधिगम होता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान, प्रेरणा, संवेग या व्यवहार। बिहेवियर इसका आंसर है। अनुभवों के द्वारा व्यवहार अधिगम कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध खालिस्तान से है। संज्ञानात्मक विकास जैसे ही आएगा वहां पर आंसर आएगा पियाजे। ठीक है, अगला है, मन के अनुसार अवधान एक खालिस्तान क्रिया है। शारीरिक है, सामाजिक है, मानसिक है या विश्लेषणात्मक है? तो मन के अनुसार अवधान एक मानसिक क्रिया ही होगी, क्योंकि इसमें बात ही मन की हो रही। अटेंशन इज द, यानी कि जो अपन ध्यान लगाते हैं, कैसी प्रोसेस होगी? दिमागी प्रोसेस होगी, शारीरिक तो होगी नहीं, सामाजिक का क्या लेना देना, और इसलिए विश्लेषणात्मक भी नहीं है, तो क्या है? मानसिक ही है। अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं के प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसात करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण ही कहलाएगा। Adaptation of model activities into the own activities by the learners is called imitation, अनुकरण। अगला देखो, खालिस्तान के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। तो ये बात बोला है अपने वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन बोलने लगे कि गेम इज वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, और वो सही बात है, खेल एक प्रकार का मनोरंजन ही तो है। वैलेंटाइन ने कहा था, इसको ध्यान रखना। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? बौद्धिक विकास की भी इन्होंने 3 अवस्थाएं ही बताई हैं, इसको याद रखना। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सूचना संप्रेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू कंप्यूटर विज्ञान से। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं होता, क्या होता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, बिल्कुल है। जब भी ऐसा है तो इसमें भी 2 ज़्यादातर चांसों में यही आंसर आता है, और इनमें से कोई नहीं, बहुत ही कम चांस है कि ये कभी आ जाए। ये कभी ऑप्शन आदि वाला है तो होता ही नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की किसी एक कहानी को पहचाने। अब वैसे लिखा तो किसी एक कहानी के, लेकिन मुझे इसमें दिखी 2 कहानी रही। ऐसे कफन तो मैंने कभी मुंशी प्रेमचंद की नहीं देखी, लेकिन गोदान और ईदगाह, इसको कौन भूल सकता है? चिमटा वाली। और गोदान, गोबर की कहानी, मतलब गोबर इसके कैरेक्टर का नाम होता है। तो ये दोनों ही जो है, एक उपन्यास है और एक कहानी है, दोनों ही क्या मुंशी प्रेमचंद की है, यानी ए और सी दोनों ही हैं। किसी एक रचनावादी
मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसमें दो दो दिए हैं, ए और बी दोनों ही, यानी बायस्की और पियाजे दोनों ही कैसे हैं, रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें सिर्फ ए स्किनर नहीं है, बाकी ये दोनों इसके आंसर हैं। जब भी ए और बी वाला आता है ज़्यादातर वही होता है सही। निर्माणवाद की मुख्य मान्यता क्या होगी? ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है, अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, यही है आंसर। निर्माणवाद की मुख्य अवधारणा यही है कि जो अधिगमकर्ता है अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। अब रटना तो वैसे ही नेगेटिव, निष्क्रिय श्रवण नेगेटिव होगा। ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है, इस पर आप सोच तो थोड़ा सकते हो, लेकिन निर्माण करना है यानी खुद से कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए क्या खुद से ही काम करना पड़ेगा ना। तो अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। अब 2020 के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लो जल्दी जल्दी, बाकी आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा इसके बाद पूरे ऑब्जेक्टिव्स का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है, बर्ट, थार्नडाइक, मोरेनो या फिर पावलोव। तो इवान पावलोव भी हैं जिन्होंने जो है यह सिद्धांत दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आंसर होगा डी, पावलोव। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है, वुडवर्थ द्वारा कहा गया है। सीधा सीधा याद रखना, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, छात्र को समझने में, स्वयं को समझने में या फिर पाठ्यक्रम चयन में उपयोगी है। तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सभी चीज़ों में उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान से ही तो आप छात्र को समझ पाओगे, उससे ही आप स्वयं को समझ पाओगे, उससे ही आप पाठ्यक्रम का सही चयन कर पाओगे। तो क्या है, उपरोक्त सभी बुरे उपयुक्त सभी वाला तो भाई एक ना एक जरूर आता है, देखना इसको, ध्यान देना इस पर। समाजमिति विधि के जनक का पूछ रहा है। समाजमिति विधि के जनक कौन है? डी, मोरेनो। स्किनर के अनुसार आत्म नियंत्रण की विधि है दंड की अवस्था, उद्दीपन, परिवर्तन, भावनाओं पर नियंत्रण या सभी। तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने जिसमें उपयुक्त सभी वाला सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सही? क्योंकि यहाँ से ही हम देख सकते हैं स्किनर ने सेल्फ कंट्रोल की कौन सी विधि दी हुई, क्या उसमें उसने ये कहा होगा कि बच्चों को दंड दो जो सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये वैसे ही नेगेटिव हो गया। तो अब इसके जरिए अपन चौथा ऑप्शन भी काट देंगे जिसमें लिखा है उपयुक्त सभी। तो अब अपने पास बचते हैं दो, उद्दीपन का परिवर्तन करो या भावनाओं पर नियंत्रण करो। तो सेल्फ कंट्रोल आप खुद भी समझ सकते हैं इनमें से क्या होगा। वैसा तो लग रहा है कि भावनाओं पर नियंत्रण होगा, लेकिन इसका आंसर जो है उद्दीपन परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के जरिए कहा गया है, इसमें अपन खुद से सोचना नहीं अपन लगा सकते थे कि भावनाओं पर नियंत्रण क्या है, सेल्फ कंट्रोल है और होना भी चाहिए, लेकिन इसमें स्किनर की थ्योरी पूछी है ना, तो स्किनर के अनुसार उसने कहा है उद्दीपन में परिवर्तन क्या है, सेल्फ कंट्रोल। बाल्यावस्था में शिक्षा खेल एवं रचनात्मक माध्यम से देनी चाहिए, बात सही है कि गलत है? कुछ सत्ता आए होंगे इसमें, तो इसमें डायरेक्ट ही बना दिए मैंने, मतलब ऑप्शन का कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मुझे क्या ऑप्शन लगाऊं इसमें। तो बाल्यावस्था में शिक्षा खेल एवं रचनात्मक माध्यमों से देनी चाहिए, क्या बात है, ये सही बात है। और क्या, बाल्यावस्था में जो भी शिक्षा है भाई खेल के जरिए ही पढ़ानी है। हम खुद सीटेट एमपीटेट जैसे पेपर दे रहे हैं तो उनमें बार बार यही पढ़ रहे हैं, बच्चों को खेल के जरिए ही चीज़ें सिखानी है। वंशानुक्रम व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। अब ये तो सत्ता आ गए तो समझ लो आपका कल्याण हो गया, क्योंकि उनमें फिर सिलेक्ट करना बहुत आसान होता है। अब जो वंशानुक्रम है यह आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है, यानी कि यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका जैसा भी आपके पिताजी दादाजी का जैसा भी रहे होंगे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें नहीं बोला है इसने। खेल का रेचक सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। अब ऐसा आ गया तो फिर पता ही होना चाहिए कि दिया था कि नहीं दिया था।
तो रेचक सिद्धांत जो है वो अरस्तु ने ही दिया था, ये बात सही है, इसको ध्यान रखना। बुद्धि का मापन किया जा सकता है, बिल्कुल। हम इतने उससे वो पढ़ रहे हैं, बुद्धि का सूत्र MA/CA/100। तो हाँ, बुद्धि का मापन तो किया जा सकता है, लेकिन क्या यह पूरी तरीके से सही तरीका है, उस पर डाउट आ सकता है, लेकिन किया तो जा सकता है। IQ को मेजर किया जा सकता है, सही बात है। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है, बिल्कुल होती है। जो भी बच्चे क्रिएटिव होंगे, उनकी शार्प इंटेलिजेंट होना तो शायद सी बात है, सही बात है। 2020 में 126वां क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। इसमें सीधा एक वर्ड, वन वर्ड वाला क्वेश्चन होगा कि सीखने का अर्थ और परिभाषा लिखनी है अपन को। तो क्या है सीखने का अर्थ एवं परिभाषा? केवल किताबों से पढ़ना तो नहीं हो सकती, शारीरिक वृद्धि का इसमें कोई काम नहीं, और रटना वैसे ही नेगेटिव है। व्यवहार में परिमार्जन या परिमार्जन क्या होगा? सीखने का अर्थ होगा। मूर्त बुद्धि क्या होगी? वस्तुओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। अमूर्त चिंतन, आध्यात्मिक ज्ञान। सबसे पहले तो इस वाले को हटा दूँ, ज़्यादातर हट ही जाता है। मूर्त बुद्धि पूछ रहा है, यानी कि जो कंक्रीट इंटेलिजेंट है, यानी कोई चीज़ जो चीज़ दिख रही है, छू रहा है, उस वाली इंटेलिजेंस से संबंधित चीज़ पूछ रहा है। तो एबिलिटी टू हैंडल फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता। और यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं, उनकी बात इसमें कर रहा है। अब मूर्त का अमूर्त उल्टा तो होगा नहीं, तो इसको तुम हटा ही दो। जब मूर्त चीज़ पूछ रहा है तो उसका आंसर अमूर्त चिंतन कैसे होगा? और आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होता है? आध्यात्मिक ज्ञान खुद अमूर्त होता है, यानी उसे छू तो नहीं सकते, लेकिन इसमें मूर्त लिखा है, यानी छूने वाली चीज़ की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू हैंडल फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से फिर हमारे क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। 127 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ इस सब्जेक्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मैंने पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चन लगा दिए, जिसमें से ये वाला वीडियो है जो सेकंड पार्ट में बनाया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाय बाय।